बंगाल में जहां ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी महासमर में शामिल हैं, वहीं अमित शाह ने उनकी चोट और दर्द पर तीखा तंज कसा है। अमित शाह झारग्राम में बीजेपी की रैली में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद रानी बांध में उन्होंने रैली की। बताया जा रहा है कि झारग्राम की रैली हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी समस्या की वजह से रद्द करनी पड़ी, लेकिन अमित शाह ने इस रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। दोनों ही रैलियों में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। भगवान जाने सच कौन। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। वहीं ममता बनर्जी पुरुलिया जिले के बाघमुंडी इलाके में रैली करने के लिए व्हील चेयर पर पहुंची। बिना किसी सपोर्ट के ममता ने मंच से चुनावी हुंकार भरी। खुद को घायल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे चोट लगी, लेकिन सौभाग्य से बच गई, और इस दर्द में मुझे अपने घर छोड़कर आपके बीच आना पड़ा। मेरे दर्द से ज्यादा राज्य के लोगों का दर्द है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্প বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্পীরা কোথায় যাবে? কয়লা শ্রমিকরা কোথায় যাবে? কোল ইন্ডিয়া, বিসিসিএল, ইসিসিএল স্টিল বন্ধ করে দিচ্ছ, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছ, রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছ, ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, সেল বিক্রি করে দিচ্ছ, নোটবন্দি করে অনেক টাকা কামিয়েছো। সেই টাকা দিয়ে কামিয়েছো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। আর লোককে ভিক্ষা দাও ইলেকশনের সময় 500 টাকা, 5000 টাকা। ওই টাকার মূল্যের বদলে এবার ওদের বিরুদ্ধে ভোট কিন। বড় বিদায় দাও, বিজেপিকে বিদায় দাও। যাচ্ছে ডিজেলের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ রেশনে গেলে কেরোসিন পাচ্ছে না, কেরোসিন বন্ধ করে দিয়েছে। চাল নেই, গম নেই, আটা নেই, দোকানে কেরোসিন নেই, গ্যাসের দোকানে গ্যাস বিনা পয়সায় চাল পাচ্ছেন, আর সেটা রান্না করতে গেলে কেরোসিন পাচ্ছেন না। আর গ্যাসে রান্না করতে গেলে একটা গ্যাসের দাম 800 টাকা হয়েছে। বলেছিল বিনা পয়সায় গ্যাস দেবো। উজালার নামে এমন কেলেঙ্কারি হয়েছে যে উজালা আজকে আধারা হয়ে পালিয়ে গেছে। আগে তো একটা বিড়ি দিলে 3 বার টানতে, এত গরিব ছিলে। আজকে হঠাৎ 6 বছর ক্ষমতায় তোমরা ভারতবর্ষে ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हैं और पश्चिम बंगाल में सियासत तेज रफ्तार से भाग रही है। ममता की चोट को टीएमसी ने अपना हथियार बना लिया है। नादिया के शांतिपुर पुलिस स्टेशन के फुलिया में दीवारों को ममता की व्हील चेयर वाली फोटो से पाट दिया गया। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जिस दिन उन्होंने दीवार पर लिखना शुरू किया, उन्होंने करीब 200 दीवारें लिखने का फैसला किया। उनका दावा है कि इस बार भी टीएमसी की जीत पक्की है। ममता बनर्जी चुनाव में प्रचार व्हील चेयर पर कर रही हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक ममता बनर्जी के पैर में चोट के पीछे बीजेपी की साजिश है, लेकिन इसी को लेकर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। कि ममता जी का जो हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ही सभी लोगों का कहना है, और ऐसी उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि
जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम भी जा रहे हैं, वो भी जाए, अपनी बात जनता के सामने रखें और जनता का जो भी फैसला होगा उसको सर पर रखकर आगे जाए। देखिए, उनको जो कहना है वो कहे। जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों के मन में भाजपा के प्रति है, और बंगाल की जनता ने कांग्रेस को भी आजमाया है, सीपीएम को भी आजमाया और दीदी जी को भी आजमाया है। अब वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ठोस विकल्प है और बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुना कर देगी, हमें मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी। ये चित्र अब बहुत स्पष्ट हो रहा है। और इस आरोप को खारिज कर देना कि चूंकि एक पॉलिटिकल ओपोनेंट कह रहा है, जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के भाव मैं समझता हूँ बंगाल में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कहीं से भी मैं समझता हूँ हमारे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संदेश नहीं है। आप बंगाल में लड़िए, बंगाल से मत लड़िए, ये मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ। अब मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ये कहने के लिए मजबूर ना किया जाए कि इस मुल्क में कभी किन्हीं दिनों एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था। अंबानी के खिलाफ साजिश और मनसुख मर्डर केस में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की। माना जा रहा है कि सचिन वाजे नाम का नाम जिस तरह से इस केस में आ रहा था और महाराष्ट्र सरकार की ओर से उस पर कार्रवाई करने में देरी हुई, इससे शरद पवार काफी नाराज थे। वहीं एनसीपी चीफ और सीएम की मुलाकात जैसे ही खत्म हुई, इसके कुछ ही देर में ये जानकारी सामने आई कि वाजे को सस्पेंड कर दिया गया। उधर सचिन वाजे के घर एनआईए ने छापेमारी की और सचिन वाजे समेत क्राइम ब्रांच के कई अफसरों से भी एनआईए की टीम ने पूछताछ की। खबर है कि एनआईए पूछताछ के दौरान सचिन वाजे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेजे अस्पताल में उनका चेकअप किया गया। नहीं है और जो भी तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारी एटीएस पहले कर रही थी, अभी एनआईए आई है, एनआईए तपास करेगी, उसमें से जो भी बाहर निकलेगा उसके ऊपर योग्य वो जो भी आवश्यक है वो कार्रवाई हो जाएगी। ये अलग अलग प्रश्न सवाल अलग अलग राज्यों के विषय है, उसके बारे में पवार साहब बीच में मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कोई विशेष इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं। और इस बीच बीजेपी नेता नितेश राणे ने आरोप लगाया है कि मुंबई के कुछ बुकी भी सचिन वाजे के संपर्क में थे। बुकी को धमकी दी जाती थी कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर उनके सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया जाएगा। नितेश राणे ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना से जुड़े वरुण सरदेसाई और सचिन वाजे का आपस में कनेक्शन है, लिहाजा एनआईए को वाजे और सरदेसाई की कॉल डिटेल्स की जांच करनी चाहिए। हमने 2 बड़े खुलासे आज किए हैं, जिसके मुताबिक जो है कुछ बुकियों के संपर्क में सचिन वाजे थे। जो मालूमात हमारे पास है, आईपीएल के पहले जो बुकी बैठ के इस तरीके का इलीगल बिजनेस करते, उनको ये सचिन वाजे एपीआई का फोन गया था और उसके हिसाब से 150 का डिमांड रखी गई उनके सामने कि आप इतना इतना दो, वरना आपको उसकी तरीके से हम अरेस्ट करेंगे, या मुंबई पुलिस ने इतना बड़ा बेटिंग स्कैम एक्सपोज किया, इस तरीके का हम लोग हल्ला गोल करेंगे। तो इस तरीके का उनको कहा गया और उसके बाद जो चीजें हुई कि वो बुकी लोगों ने जहाँ वहाँ फोन किया, कुछ उसकी मालूमात मैंने आज दी है। वाजे को किसी शिवसेना नेता का भी फोन, हमारे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो आई है कि ये बुकियों को फोन जाने के बाद सचिन वाजे जी को वरुण सरदेसाई नाम के एक आदमी का फोन गया, जो किसका रिलेटिव है आज पूरी महाराष्ट्र जानती है। तो उसका फोन क्यों गया कि उन्होंने कहा कि आप इतना इतना डिमांड कर रहे हैं, उसमें हमारा बुके कितना, इस तरीके का फोन गया, ऐसी मालूमात हमारे पास है। इसलिए मैंने आज हमारे तरफ से ऐसी डिमांड रखी है कि आप एनआईए ने इनके बीच में जो लिंक है, इनके जो सीडीआर रिपोर्ट है, इनके बीच में जो कन्वर्जेशन हुई है, उनका इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने करना चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि इस सचिन वाजे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों बचा रहे हैं, इनके पीछे इतनी ताकत क्यों खड़ी की गई है। जो सचिन वाजे ने 2007 को वीआरएस ले चुके हैं, उस सचिन वाजे को 9 जून को लाया जाता है और फिर इस तरीके की एक्टिविटीज अगर मुंबई में हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका क्यों सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है, ये सब चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्रिमिनल डेफॉर्मेशन दाखल करणार आहे।
बघा, कोणी काय बोलायचं यावर माझा काही कंट्रोल नसतो, पण मी म्हणालो तसं की त्या सगळ्यांनाच एक सवय आहे की प्रत्येक ऑपोजिशनच्या लीडरवर, विरोधी पक्षाच्या नेत्यावर बेछूट आरोप करायचे आणि त्यातूनच ते असं काहीतरी वेगवेगळं बोलत असतात. मी म्हणालो तसं त्यांची प्रत्येक गोष्ट काही मी गांभीर्याने घेत नाही. हालांकि वाजे केस में इस तरह से नाम उछाले जाने पर शिवसेना नेता वरुण देसाई ने बीजेपी नेता नीतीश राणे पर मानहानि का केस फाइल करने की बात कही है. उधर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने भी उद्धव सरकार पर सचिन वाजे की कारगुजारियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया है. प्रवीण दरेकर के ही हंगामे पर सचिन वाजे के तबादले का ऐलान गृहमंत्री अनिल देशमुख ने किया था. सर, क्या कहेंगे, आप लोगों ने इस तरीके से मुद्दे को पकड़ा कि आखिरकार जो आप लोग बोलते रहे कहीं कहीं वो सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है. नहीं, सचिन वाजे के बारे में प्रसार माध्यम रहे, देवेंद्र जी ने जो दस्तावेज प्रूफ के जरिए सामने रखे और उसके बाद दस्तूर खुद सचिन वाजे की मनसुख हिरेन की पत्नी, इन्होंने जब कहा कि हत्या होने का शंका है और उन्होंने सचिन वाजे की ओर उंगली निर्देशन किया, तो मुझे लगता है ये स्पष्ट बात थी कि उसकी हत्या हुई है और सचिन वाजे ने की है. हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है. जांच हो रही है, एटीएस भी जांच कर रही है. महाराष्ट्र में कानून का ही राज है, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी कोई भी, कानून का राज है और कानून से ही काम होता है. अगर किसने अपराध किया है, चाहे कोई भी, हम उसको छोड़ेंगे. इसके अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस जी, तो आरोप तो लगाएंगे. हमें भी अब आदत है, आरोप लगाओ, जो पॉसिबल है हम उस पर जवाब देते हैं. तो एनआईए को आने की जरूरत नहीं. एटीएस के पास जांच का जिम्मा गृह मंत्री ने दिया था, एटीएस जांच कर रही थी. अंबानी के खिलाफ साजिश में एक तो स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल हुआ, लेकिन दूसरी इनोवा पर 2 नंबर प्लेट की मिस्ट्री बड़ी अजीब सी. दरअसल इनोवा, जिसका नंबर प्लेट MH04AN है, वो 24-25 फरवरी की रात 1:20 पर मुलुंड नाके से मुंबई की तरफ आई. इसके बाद रात 1:40 पर इनोवा और स्कॉर्पियो प्रियदर्शनी के पास मिली. फिर रात 2:18 पर इनोवा और स्कॉर्पियो एंटीलिया के पास पहुंची. इसके बाद कुछ मिनट रुककर स्कॉर्पियो खड़ा कर संदिग्ध इनोवा से जो है वो भाग गए. फिर रात 3:05 पर मुलुंड नाके से यही नंबर प्लेट वाली इनोवा ठाणे की ओर चली गई. लेकिन अब यही इनोवा कार MH10AZ नंबर प्लेट लगाकर 25 फरवरी को सुबह 4:03 पर फिर से मुलुंड नाके से मुंबई की तरफ आई. 25 फरवरी को तड़के इनोवा फिर एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो के पास देखी. इस बार इनोवा में सवार शख्स PPE किट पहने हुए था. इसके बाद सुबह 5:18 पर इनोवा वापस मुलुंड नाके से ठाणे की तरफ जाती है. अब दावा यह है कि 24 फरवरी को सुबह 11:46 पर यही इनोवा क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से निकलती है. इसके बाद 13 मार्च को यह कार फिर से एक बार कमिश्नर ऑफिस से निकलती हुई नजर आती है. समय था दोपहर के 3:15. अब एनआईए को शक है कि कमिश्नर ऑफिस से निकलने के बाद 24 फरवरी को इनोवा को ठाणे ले जाया गया और वहां पर उसकी नंबर प्लेट को बदल दिया गया. दरअसल एक स्टिकर से पता चला है कि दोनों नंबर प्लेट ही इस इनोवा कार पर थी. स्टिकर पिछले नंबर प्लेट के नीचे की तरफ लगे होने का दावा किया गया है. MH10AZ और MH04AN दोनों नंबर वाली गाड़ी पर यही स्टिकर लगा हुआ था. अब सूत्र कहते हैं कि इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे. सवाल यह भी है कि क्या PPE किट पहने हुए शख्स सचिन वाजे ही था. दरअसल सीसीटीवी से संदिग्ध इनोवा पर खुलासा हुआ है कि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से इनोवा कार जा रही थी. 24 फरवरी की सुबह 11:46 पर एक इनोवा कार क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से बाहर आती है. उस दौरान कार का नंबर MH10AZ था. इसके बाद 13 मार्च को यह कार फिर से कमिश्नर ऑफिस से निकलती हुई दिखाई देती है. उस दौरान भी कार पर नंबर MH10AZ ही था. अब इस मामले में जो एक बात और सामने आई है वो आई है सीसीटीवी. जो इनोवा कार स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा कर रही थी उसका सीसीटीवी भी एनआईए को हाथ लगा है.
और ये सीसीटीवी के अगर देखें जो न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ को ये सीसीटीवी मिला है उसके मुताबिक जो है ये गाड़ी 13 मार्च के दिन भी मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आई थी। 24 फरवरी के दिन भी ये गाड़ी मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गई थी जहां पर ये पार्क की गई थी। और जब स्कॉर्पियो गाड़ी जिले 3 से भरी एंटीलिया के बाहर रखी गई तब यही गाड़ी ने उसका फॉलो भी किया था। 2 बार इनोवा गाड़ी जो थी मुलुंड चेक नाका क्रॉस करते हुए दिखाई दी थी। और इस बीच इंडिया न्यूज उस दुकान पर पहुंचा जहां कारों के फर्जी नंबर प्लेट बनाए गए थे। इस दुकान के मालिक नवीन तलरेजा ने मनसुख से बिजनेस रिलेशन की बात तो स्वीकार की है, लेकिन फर्जी नंबर प्लेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। सब शॉपकीपर्स के साथ रिलेशन है, आनंद हो, अरियंत हो, क्लासिक हो, इंडियाना हो, सब लोग 10-10 साल से हैं। मैं भी 8 साल से हूँ। मेरा उनके साथ बिजनेस रिलेशन है। ऐसे मनसुख भाई आप कैसे? बिजनेस रिलेशन है, मैं जानता हूँ उनको। आपने यहाँ पे कब ऑर्डर दिया था? नहीं, कभी ऑर्डर नहीं दिया। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। उस दिन जब फर्स्ट टाइम आए थे तब उन्होंने मुझे अपना नाम बताया था। दैट्स इट। इसके पहले आपका और वादी? नहीं, मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। जो नंबर प्लेट बनाया आपने तो फिर आपको कब पता चला कि जो नंबर प्लेट है ये सब मसला चालू है और आपने जो नंबर बनाया था कि वो नंबर अभी वो गाड़ी में मिला? मुझे कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। आप नंबर प्लेट बनाते हैं कितने साल? हाँ, मैं बनाता हूँ, 2 साल से बनाता हूँ। ऑर्डर पे शॉप वाले जो देते हैं उनके नाम पे एंट्री करके फिर ही बना जाता है। ऐसा है। कैसे बुक्स में मेंटेन किया जाता है और बुक्स रिकॉर्ड के लिए वो जब चेक करने के लिए लेके गए थे। मतलब जो नंबर भी बनाते हैं वो मनसुख सर के दुकान से बोले गए थे बनाने? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता है ना सर। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर ओवैसी के दिए बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि बलरामपुर में ओवैसी ने एनकाउंटर को मजहबी रंग दे दिया और कहा कि एनकाउंटर में मारे जाने वाले 37% मुसलमान हैं। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? यूपी में हुए एनकाउंटर पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए। यूपी सरकार के मंत्रियों ने ओवैसी पर पलटवार किया कि वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है। उनमें जानकारी का अभाव है और वो हर चीज़ को धर्म के साथ में जोड़ते हैं, ये उनकी कमजोरी है। अपराधी की कोई जात और संप्रदाय या धर्म नहीं हुआ करता। अगर अपराध करने वाला व्यक्ति कोई जाति या धर्म से संबंधित है तो इसका मतलब धर्म उससे प्रभावित नहीं हुआ करता। तो अपराधी अपराधी है और अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार उसके किए गए कृत्य के अनुसार दंड देती है। अब अपराधी अगर पुलिस को मारेगा, पुलिस के ऊपर अटैक करेगा, तो पुलिस गुलाब का फूल लेकर तो नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, आत्मरक्षा के लिए जो नियम प्रदत्त तरीके से जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको अपनाती है और अपराध न रहे, अपराध मुक्त प्रदेश रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं
कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा।